नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण परिचर्चा, एक महत्वपूर्ण सेमिनार जो शिक्षक भर्ती जितनी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए बड़ा उपयोगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जो है हमारे बहुत सारे युवा वर्ग कर रहे हैं और एक उम्मीद में, एक आशा में लगे रहते हैं कि हम जो है शिक्षक बन करके देश समाज का एक प्रकार से समाज की सेवा कर सके, अपने घर परिवार की के लिए एक मिसाल बन सके। और शिक्षक एक ऐसा वर्ग होता है, शिक्षक एक ऐसा एक प्रकार से अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है जो वास्तव में हम सबको अलग तरीके से अलग कगार पे लाके खड़ा करता है। आज हम जिस परीक्षा को लेकर के यहाँ पर फोकस्ड और बातचीत करने के लिए आए हैं, उद्देश्य साफ है, मानसिकता साफ है और उस परीक्षा के लिए हम एक विशेष रणनीति, एक महत्वपूर्ण रणनीति को लेकर पूरी टीम के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। सीटेट परीक्षा से संबंधित जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमारी तरफ से प्रयास है, जो उसका उपयोगी विषय वस्तु है, मैं उसका पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करूँगा। संस्थान ने हमेशा से प्रयास किया है कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो छात्र हित में खड़े होकर के ऐसी तमाम सारी योजनाओं को आपके सामने प्रेज़ेंट करता है। आलोक सर का नेतृत्व रहता है, रवि सर का भी मार्गदर्शन रहता है, साथ में हम सब टीम का पूरा एक सम्मिलित प्रयास रहता है। आप सबने हमेशा इस बात को देखा है। अभी वीडियो की परीक्षा की प्रिपरेशन आप साथ में कर रहे हैं, अलग-अलग परीक्षाओं की प्रिपरेशन, जैसे आप पेट की परीक्षा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से सीटेट के लिए भी आज हम एक महत्वपूर्ण रणनीति, एक मजबूत रणनीति के साथ पूरी टीम के साथ हैं। मैं सबसे पहले आपको टीम से रूबरू कराता हूँ। जाने-माने चेहरों के साथ-साथ इसमें अनुभवी और कुशल शिक्षक भी साथ में शामिल हुए हैं, जिन्होंने इस परीक्षा में बेहतरीन वर्क किया है और अच्छा कंटेंट देते हुए अपने आप को सिद्ध किया। तो मैं सबको सबसे पहले बुलाता हूँ कि आप एक बार पूरी टीम से मिल लीजिए। सबसे पहले तो हमारे ब सबसे सीनियर अनिल सर हैं। आप संस्कृत विषय, आप जानते हैं कि अनिल सर का स्वभाव, अनिल सर का व्यवहार, अनिल सर का मार्गदर्शन आपने हमेशा से देखा है। प्रमोद सर हैं। प्रमोद सर सीडीपी में अपनी कुशलता को किस प्रकार से सिद्ध की है, सर आए रहे, किस प्रकार से सिद्ध किए हैं, कैसे इन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। निरंजन सर हैं। ईवीएस से पर्यावरण, भूगोल, साथ में सभी विषयों को लेकर के गौरव सर का आपने कंटेंट देखा है। साथ में हमारे साथ अब देखिए एक नया युवा चेहरा जो है विवेक पांडे सर आए हैं। विवेक पांडे सर हिंदी विषय के महारथी हैं। हिंदी में इन्होंने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया, शिक्षण के साथ-साथ टीचिंग स्तर की जो परीक्षा है उसमें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया है। अंग्रेजी के लिए हमारे साथ एक नए स्किल टीचर अजय शुक्ला सर शामिल हुए हैं। तो आप ये पूरी टीम को देख पा रहे हैं जिनका प्रयास आपको अब दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले पूरी टीम को आपके सामने रूबरू करा दिया हूँ। सभी अध्यापक आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको देता हूँ। आप सब लोग थोड़ा सा सर प्लीज़, फिर इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग जो है जल्दी से जुड़ जाएँ और जुड़ करके एक मनोबल के लिए वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि हम सभी का मोटिवेशन आप बन सके, हम सभी के प्रयास में आप सारथी बन सकें। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम भी अच्छे से इस पर इफ़र्ट कर सकें, टीम का मनोबल, टेक्निकल टीम का मनोबल बढ़ सके। तो सबसे पहले सीटेट परीक्षा को लेकर के मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। टीम में आप सभी अध्यापकों को रूबरू देख रहे हैं, अभी लाइव बातचीत भी करेंगे। साथ-साथ आप जो है यहाँ पर फ़ोटो के माध्यम से भी सभी को देख रहे हैं। प्रोग्राम क्या है? इसके पहले आप ये जान लीजिए, जिस परीक्षा के लिए हम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, वो सीटेट 2022। सीटेट 2022 सीटेट एक बड़ी पात्रता परीक्षा है। अध्यापक बनने का सपना हमने अगर देखा है, तो हमें ऐसी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। अध्यापक बनने का सपना केवल एक ऐसा, मतलब ये अध्यापक जो एक वर्ग है, मतलब जॉब है बेसिकली आप कहें, तो एक ऐसा ही जॉब नहीं है जो कि हम आपको सैलरी देती है केवल। ये वास्तव में हमें एक ऐसी भावना देती है जिससे कि हम एक समाज का निर्माण करते हैं। आप करंट जीवन नहीं जीते हैं, आप आने वाली पीढ़ियों को पैदा करते हैं। आप 30 से 35 साल का जो समय आप देते हैं अध्यापक बन करके, वो लगभग आप मान के चलिए बहुत सारे दशकों में लोगों को जनरेट करती है। और वो आपकी जो भावना होती है, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, जो आपकी स्किल होती है, उससे लोग रूबरू होकर के आगे भी सिखाते चले जाते हैं। हम भी सीख के आए हैं, हम आगे सिखा रहे हैं, आप भी आगे सिखाएँगे। तो वास्तव में आपकी जो यहाँ पर सोच और आपका प्रेजेंटेशन होगा, वो केवल एक सैलरी पाने का नहीं होगा, वो एक समाज के निर्माण का होगा। और वास्तव में शिक्षक बन कर के आप समाज का निर्माण अगर करना चाहते हैं, तो जो तकनीकी चीज़ें हैं, जो परीक्षाएँ हैं, जो बेसिकली जो परीक्षा कह दीजिए, जैसे हम लोग पहले पुराने समय में देखते थे, कुछ चीज़ अगर अचीव करना होता तो यज्ञ करना पड़ता था। जो है मतलब बहुत सारे प्रयास करने पड़ते थे, तब तब ये चीज़ें प्राप्त होती थी, उसके लिए कठोर श्रम करना पड़ता था। आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी हो जाए, लेकिन हम डटे रहते थे, मतलब डटे रहे, वही लोगों ने अचीव किया। ऐसे ही आज आपके सामने जैसे सीटेट की अगर हम बात करें, आपने देखा है कि चाहे हम किसी भी, मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आज की डेट में जो परिस्थिति है,
प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट तक, अगर आप किसी भी परीक्षा की किसी भी मतलब सेक्टर में रह करके शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको इन पात्रता परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। स्टेट लेवल पे आप रहते हैं तो अलग-अलग स्टेट, जैसे आप यूपी में हैं तो यूपी स्टेट का टेट, एमपी में है एमपी का, बिहार का, छत्तीसगढ़ में हरियाणा का, अलग-अलग टेट के एग्जामिनेशंस होते रहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती रहती है। उनमें से अगर देखा जाए तो एक ऐसी परीक्षा है सीटेट, जो इसलिए उपयोगी है क्योंकि आप किसी भी स्टेट की पात्रता परीक्षा को अगर हम इससे जोड़ कर देखें तो आप किसी भी स्टेट में टीचर्स बनने के लिए अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप एप्लीकेबल हैं। सीटेट मतलब क्वालिफाई करने से ही आप जो है उस परीक्षा में, जो मुख्य परीक्षा होती है शिक्षक भर्ती होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी कुछ दिन पहले जैसे नियम बना कि यह अब एप्लीकेबल है, अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो पूरे जीवन तक यह वैलिड रहता है, वो आपके पास वो सर्टिफिकेट रहे तो आप कभी भी शिक्षक भर्ती में आप अप्लाइड हो सकते हैं। जब भी फॉर्म आएगा, नोटिस आएगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अब की डेट में जो कंपटीशन बढ़ा है, वो कंपटीशन बढ़ने का कारण ये हुआ कि अब जो है नई शिक्षा नीति में अगर आपने देखा है कि जो हमारे जो अपीयरिंग है, बीएड बीटीसी में अपीयरिंग है, वो भी अब जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इवन हमने देखा कि जो है मतलब ज़ाहिर-सी बात, अप्लाई करने से कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। मतलब अभी तक जो क्वालिफाइड रहते थे वही दे सकते थे, लेकिन अब अपीयरिंग भी अगर आपने पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया तो आपको सीटेट या टेट की परीक्षा आप दे सकते हैं। हम टेट को यहाँ पर थोड़ा किनारे रखेंगे, हम सीटेट की केवल अगर बात करेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ-साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने प्रदेश की परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं और केबीएस से लेकर नवोदय तक किसी भी प्रकार की जो सेंट्रल लेवल की परीक्षा होती है, जो स्तरीय होती है, जिसके लिए हम बड़े प्रयासरत रहते हैं और वास्तव में कठिनाई फेस करते हैं, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक बड़ा एग्जाम है, एक बड़ी परीक्षा है, तो बड़ी रणनीति की ज़रूरत होती है, बड़ी तैयारी की, बड़ी स्ट्रैटेजी की नीड होती है। मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूँगा, जो आवश्यक है। इसके साथ-साथ मैं अपनी विषय वस्तु की भी बात करूँगा, लेकिन इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक प्लान करके चले हैं। सबसे पहले मैं आपको संस्थान की जो तैयारियाँ हैं, उस पर मैं आपको रूबरू कराता हूँ। परीक्षा उपयोगी है, ये आप जान चुके हैं। परीक्षा का उद्देश्य क्या है, ये भी आप जान चुके हैं। क्या कराना है, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमने एक 40 डेज़, ध्यान से देखिएगा, 40 डेज़ हमने सीटेट ओरिएंटेड, सीटेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने एक प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम का जो मोड है, टोटल लाइव प्रिपरेशन कराना है। लाइव प्रिपरेशन के लिए हमने दिन में 3 घंटे की नियमित कक्षाएँ देने का कमिट किया है। 3 घंटे प्लस कक्षाएँ आपको देने का कमिट किया है। अलग-अलग विषय विशेषज्ञ आपको अपने-अपने विषय के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 4 से 7 मतलब 4 टू 7 पीएम आपसे जुड़ेंगे और जुड़ करके जो उपयोगी मुख्य विषय है, उसकी प्लानिंग, उसकी प्रिपरेशन, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन, उसकी सभी विषय वस्तु को आपके साथ साझा करेंगे। आपको पूरी प्रिपरेशन आपके साथ कराएँगे। मैं सबसे पहले संस्थान के इस कमिटेड जो प्रोग्राम है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है इसकी वास्तव में सराहना कीजिए और इसको लोगों तक पहुँचाइए। यहाँ पर सबसे जो बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि अध्यापक जब आप बनेंगे, तो अध्यापक बनने का मतलब केवल ये नहीं कि आपने अपने विषय को तैयार किया है, विषय आपने पढ़ा है, आपको विषय खूब आता है। अध्यापक एक्चुअली एक शैली होती है और ऐसी जो परीक्षाएँ आप क्वालीफाई करते हैं, जिसमें हमने जो उद्देश्य रखा है इन इस 40 दिन के प्रोग्राम में, हम आपको केवल विषय नहीं पढ़ाएँगे, हम आपको अध्यापक की तरह बिहेव करना सिखाएँगे, हम आपको अध्यापक के नेचर से रूबरू कराएँगे। हम गणित जानते हैं, ये हमारी अपनी अलग ख़ासियत है। हम आपको गणित पढ़ा सकते हैं, तभी हम अध्यापक हैं। हम टीचर की तरह बिहेव कर सकते हैं, हम टीचर की तरह सोच सकते हैं, टीचर की तरह आचरण रखते हैं। इसी पात्रता को ही आँका जाता है इन परीक्षाओं में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। भाई ये परीक्षाएँ हुई क्यों? इसीलिए तो, और वास्तव में अगर हम चाहें तो मुख्य परीक्षा में पहले जैसे सिस्टम होता था वैसे ही करा जाए। लेकिन 2011 के बाद अगर ये परीक्षाएँ आई हैं, तो इसका उद्देश्य ही केवल इतना है कि अध्यापक वही बन सकता है जो अध्यापक की तरह हो। अध्यापक की तरह जिसके अंदर सोच हो, उसके अंदर कुशलता हो, तकनीकी नॉलेज है, तभी वो अध्यापक बन सकता है। और हम इस 40 दिन के प्रोग्राम में अपने विषय के साथ-साथ हम आपको अध्यापक की शैली से भी अवगत कराएँगे, जिसका हमने, हमारी टीम ने पूरी तरह से प्रयास करके, मंथन करके एक अच्छी जानकारी गैदर करी है। एक अच्छा, जैसे हमने हमेशा संस्थान की तरह प्रयास किया था, आपको इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी कभी कोई इस तरह का प्रोग्राम हम आपके सामने लाते हैं, आधी-अधूरी तैयारी के साथ नहीं लाते हैं। हम हवा-हवाई में ला कर के आपके सामने थोप नहीं देते कि आप पढ़िए आज से, नहीं। हमने यहाँ पर अपने आप को पिछले कुछ दिनों से प्रिपेयर किया है। हम इस परीक्षा की रणनीतियों को समझे हैं, इसकी बारीकियों को समझे हैं, इसकी चुनौतियों को समझे हैं।
और हमारा प्रयास कभी भी खाली नहीं जाएगा, कभी भी बुरा नहीं होगा, कभी भी बेकार नहीं जाएगा। ये हमारा वादा है, हमारा कमिटमेंट आपको है और आप हमेशा इस प्रयास में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आप अच्छा अचीव करेंगे, हमारा कमिटमेंट, हमारा दावा है। 40 दिन के प्रोग्राम में आप केवल विषय ही नहीं सीखेंगे जिससे आपको परीक्षा क्वालीफाई करनी है, इवन आप जब शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, उसको क्वालीफाई करेंगे और टीचर बनेंगे। जब आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में पढ़ाने जाएँगे, चाहे पीआरटी लेवल पर, चाहे टीजीटी लेवल पर, आप एक अच्छे अध्यापक की तरह बिहेव कर पाएँगे, आप सिखा पाएँगे, आप अध्यापक का गुण, अध्यापक की क्वालिटी बच्चों के सामने प्रेज़ेंट कर पाएँगे। सबसे पहले इस 3 घंटे का प्रोग्राम प्रतिदिन का नोट कर लीजिए आप सभी लोग, जो कि मंगलवार से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आज से बता दूं, ये शेड्यूल भले सोमवार से लिखा गया है, लेकिन यह प्रोग्राम शुरू होगा मंगलवार से। मैं आज ही आपको निश्चित कर देता हूं, मंगलवार से आप कमर कस लीजिएगा। शाम को 4 बजे से 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 3 कक्षाएं आपको नियमित मिलेंगी। आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, जैसे अगर इस प्रोग्राम, इसको दिमाग में हटाइए, तो आप ऐसे समझिए, मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूं। अगर मैं बात करूंगा ट्यूसडे की, जैसे हम ऐसे देखते हैं, मंडे मंडे 3 विषय रहेगा, जिसमें सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 विषय आपका रहेगा जो भाषा का है। और साथ साथ देखिए, ये प्रोग्राम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक कंटिन्यूड रहेगा। सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। आपका यह जो है कार्यक्रम थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे यह चेंज होगा और इस दौरान यहां पर विषय बदल जाएंगे, जिसमें आएगा मैथ, जो गणित विषय है आपका, ईवीएस, पर्यावरण विषय जो है, और संस्कृत। ये 3 विषय आपके बनकर सामने आएंगे और यह कंटिन्यूड रहेंगे अगले 3 दिनों तक। एक स्पेशल डे संडे, संडे अलग अलग दिनों पर पूर्व सूचित हम एक इंफॉर्मेटिव आपको पहले इंफॉर्मेशन देंगे और कुछ स्पेशल कंटेंट कंबाइंड वे में या इंडिविजुअल वे में हम अलग से अपने विषय को या किसी अध्यापक के द्वारा कोई एक विषय को प्रॉपर स्पष्ट किया जाएगा और वह सभी कुछ आप समझिए संडे को हम पूर्व सूचना देकर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। यह हमारा कार्यक्रम है 3 विषयों का। 3 विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक से आप मिल चुके हैं। कुछ विषय हैं, कुछ बातें हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि आप हमारा सीटेट का जो कमिटेड टेलीग्राम ग्रुप है, उसको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। संस्थान में किसी भी प्रकार की सूचनाओं के लिए इन नंबर्स को अपने पास स्टोर रखिए। जब भी कोई जरूरत हो, कोई जानकारी गैदर करनी हो, आप यहाँ पर आप इन नंबर्स पर चलकर सूचना ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा और इसी प्रयास में हम कार्य करेंगे। सीटेट परीक्षा को लेकर के कई भ्रम रहते हैं, आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन थे, सर भर्ती नहीं आएगी तो परीक्षा क्यों दें, और ये परीक्षा सर है क्या, हमें तो पता ही नहीं है, और इस परीक्षा को अगर हम देने भी जा रहे हैं, सिर्फ तैयारी कैसे करें। बड़ा कंफ्यूजन इस बात को भी लेकर के है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये पता भी चल जाए तैयारी कैसे करें, तो कौन कराएगा, कौन हमारा सारथी बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन सब बातों का समाधान हम यहाँ पर क्या है, कैसे है, ये हमारी टीम के जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे, अपने अपने विचार साझा करेंगे, अपनी अपनी बातें बताएंगे। इसके लिए मैं सभी अध्यापकों को बुलाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हम अगर अपने विषय को पूरी तरह से व्याख्यात्मक और डिटेल बताएंगे तो हम अपनी उसकी इंडिविजुअल क्लास में बताएंगे। एक प्रॉपर जिस दिन मैथ की क्लास चलेगी, उस दिन मैं मैथ की बारीकियों को समझाऊंगा। मैथ में क्या क्या तकनीकी चीजें हैं, केवल न्यूमेरिकल ना होकर के शिक्षण में कितना हमें कमिटेड वर्क करना है, शिक्षण को कितना फोकस रखना है, इन पर मैं बताऊंगा, उसके कंटेंट को समझाऊंगा। आप लोग आज पहले इन क्वेश्चंस को अपने मन से, इनके प्रश्नों को जो हमने यहाँ पर तैयार किया है, इन डाउट्स को दूर करिए। इसके लिए मैं अपने जो अनुभवी अध्यापक हैं, उन सभी को, प्रत्येक को बारी बारी से बुलाऊंगा। वो सभी आएंगे, अपने विचार, अपनी बातें आपके सामने स्पष्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, हाँ बिल्कुल, सभी कुछ लोग के कमेंट आ रहे संस्कृत की क्लास के लिए, बिल्कुल अनिल सर से सबसे पहले आप रूबरू हुए। हिंदी की क्लास के लिए विवेक पांडे सर, अनुभवी, केवल शिक्षक वर्ग को इन्होंने अपना समर्पण दिया है, शिक्षक बन करके शिक्षक की तरह इन्होंने बिहेव किया है। प्रमोद सर का आचरण आपने देखा ही, उनका तरीका, उनकी तकनीकी, उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया उसको देखा है। गौरव निरंजन सर से आप रूबरू हैं, आपको किसी फेस के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अजय शुक्ला सर को आपने अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पढ़ाते देखा और इसके पहले भी इनका अनुभव अपार रहा है। आप कोशिश करके बस केवल अपना फोकस अपने पढ़ने के प्रति, अपनी जॉब के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति दिखाइए। बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम कुछ गलत और खराब नहीं करेंगे, जो करेंगे बेहतर और बेस्ट करेंगे। एक लास्ट
मैं आपसे कमिट करता हूं कि हमारा यह प्रयास आपके हित में होगा, सार्थक होगा। इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग से निकालिए और सबसे पहले मैं इस कड़ी में प्रमोद सर को बुलाऊंगा कि प्रमोद सर आए और जो शिक्षक बनने की कला है, जिस प्रकार से सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, इसके बारे में आप अपने विचार दें। बारी बारी सभी अध्यापक आएंगे, लास्ट में मैं फिर से मिलूंगा और इस पूरे सेशन को आप अच्छे से। धन्यवाद सर। चलो विद्यार्थियों, हाँ, प्रमोद सर का कोई जवाब नहीं है तो एकदम लाजवाब है, लाजवाब जानकारी भी देने चल रहे हैं आपको। देखिए, सीटेट की अगर हम बात करें तो पहली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि 150 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। और हम में से ज्यादातर विद्यार्थी, खास करके जो पूर्वांचल के पड़ जाते हैं, यूपी के स्पेशल बच्चे जो होते हैं, 90 नंबर की तैयारी करते हैं। यानी कि 150 का नंबर टोटल होता है और तैयारी कितने की फोकस करके होती है? 90 नंबर की। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है कि आप 90 नंबर की ही तैयारी करते हैं। इससे पहले भी मैं एक बार सीटेट के लिए लाइव आया था, वहां पर भी इस बात को मैंने समझाया था कि 150 से 90 नंबर की आप तैयारी करके उसके बावजूद भी कैटेगरी वाले बच्चे 82 क्रॉस कर जाते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो तो क्रॉस कर ही जाते हैं। जनरल के बच्चे भी 92 से लेकर के 99 नंबर तक पहुंच जाते हैं बेचारे। आप बहुत ही मेहनती लोग हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, निश्चित रूप से आप अच्छा करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आपका बड़ा होना चाहिए क्योंकि आप 90 नंबर की तैयारी करके इससे ऊपर नंबर प्राप्त कर लेते हैं। आप छोड़ क्या देते हैं? आप तैयारी करते हैं 30 नंबर का सीडीपी, वो तो ठीक है। अब 30 नंबर के अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आप 15 नंबर की तैयारी कर लेते हो, 15 नंबर की पेडागोजी को भाग्य भरोसे छोड़ देते हो। उसी तरीके से 30 नंबर आप लैंग्वेज में जाते हो, 15 नंबर के व्याकरण पर फोकस करते हो, 15 नंबर की पेडागोजी छोड़ देते हो। और 30 नंबर ईबीएस में जाते हो, 15 नंबर आप ईबीएस पढ़ते हो, 15 नंबर की पेडागोजी को भाग्य भरोसे छोड़ देते हो, या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो आप, वहीं से आपकी तैयारी को आप चाहते हो कि अच्छी हो जाए। आप देखिएगा कि आप 15 चौक के 60 नंबर तो सीधा सीधा आप बहुत लाइटली लेकर के चलते हैं और 90 नंबर पर पूरा फोकस करके चलते हैं। तो इस रणनीति को बदलना है। यहाँ पर प्रत्येक विषय में पेडागोजी की भूमिका किस रूप में होगी, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, कहां से कितने नंबर पूछे जाएंगे, वो प्रत्येक सब्जेक्ट के अपने अध्यापक जो हैं, जैसे लैंग्वेज के विवेक सर आएंगे, अजय सर आएंगे इंग्लिश में, अनिल सर रहेंगे संस्कृत में, वो अपने अपने सब्जेक्ट की बारीकी को आपको समझाएंगे। बस मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं। कारण उसके पीछे क्या है कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? समझाना ये चाह रहा हूं कि आपकी जो परीक्षा है, ये टोटल परीक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? सीडीपी आपके परीक्षा का केंद्र बिंदु होता है। कैसे केंद्र बिंदु होता है, उस बात को समझिए। जो एनसीएफ लागू हुआ है 2005, ये आपको भी पता है कि 1986 के नीति के बाद ये नेशनल करिकुलम निर्मित हुआ है। करिकुलम का मतलब समझ रहे हैं ना? पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का मतलब है कि कैसे अध्यापक पढ़ाएगा, क्या ध्यान रखेगा। ये एक प्रकार से अध्यापक के लिए पढ़ाने का नियम कानून बताया गया है पाठ्यचर्या में। और जो सीटेट होता है वो अपना पाठ्यक्रम एनसीएफ को फॉलो करके बनाता है और सीटेट के जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो एनसीएफ के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है। शिक्षण प्रणाली आज के डेट की कैसी है? बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित होने का मतलब क्या है कि जहां पर बालक की रुचि, बालक की क्षमता, बालक की योग्यता का ध्यान रखा जाए, उसके भावना का सम्मान किया जाए। यानी कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए अध्यापक सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, सुगमकर्ता की भूमिका में होता है, सीखने का सिर्फ माध्यम उपलब्ध कराता है। बच्चा ही मुख्य होता है। तो जब बच्चा ही मुख्य होता है, इस बात को ध्यान में रख करके आप अपने विषय को प्रेजेंट करने जाएंगे तो आपका पढ़ाने का तरीका कितना सरल हो सकता है, कितना सिंपल हो सकता है, कितना ज्यादा व्यवहार से आप जोड़ सकते हैं बच्चे को, ये पेडागोजी होती है। और वो सभी पेडागोजी का मूल स्रोत कौन है? ये है आपका सब्जेक्ट, जिसको आपने ट्रेनिंग में सीखा है। यहां पर बात भले लिखी गई है प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए, लेकिन आप इस बात को मान करके चलिए कि आपके जूनियर का भी सिलेबस यही होता है, बस लेवल का फर्क हो जाता है थोड़ा।
प्रश्न पूछने की प्रकृति बदल जाती है। अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें आपको जैसे पढ़ना क्या है, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। आप देखिए, नॉर्मली आप यूपी टेट या किसी भी स्टेट के एबिलिटी टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो आपको सिर्फ विकास के विषय में पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट समझाया जाता है। उसका रिलेशन लर्निंग के साथ क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीटेट में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आप सीखेंगे ही, उसके साथ आप सीखने के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, आपको इसको भी सीखना है। मतलब आप समझ रहे हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामूहिक विकास, सामाजिक विकास, ये जितने भी विकास होते हैं ना, ये विकास ऐसे ही नॉर्मली नहीं होते हैं। इसमें लर्निंग और इक्वेशन भी जुड़ा होता है। और वो कैसे होता है, कैसे सीखता है बच्चा इन चीजों को, एक अध्यापक को जानना जरूरी है, क्योंकि अध्यापक सभी प्रकार के विकास को एक परिमार्जित दिशा प्रदान करता है, एक सकारात्मक और वांछित दिशा प्रदान करता है। तो बच्चे का लर्निंग के साथ क्या संबंध होगा उसके डेवलपमेंट का, इसको जानना उसके लिए जरूरी होता है। तो सीडीपी भी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फैक्ट नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर सीडीपी भी व्यवहारिक पूछा जाता है। टीचिंग गुणों से, टीचिंग स्किल से संबंधित होता है कि आप पढ़ाते समय किन चीजों का ध्यान रखेंगे, उसी पर आधारित आपका पूरा सीटेट का पैटर्न होता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे, आपको भी पता है कि विकास के 10-12 सिद्धांत पढ़ने होते हैं, जैसे निरंतरता का, परिमार्जितता का, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत होता है। जितने भी सिद्धांत आप पढ़ते हैं, उन सिद्धांतों को आप व्यवहारिक रूप में क्या ध्यान रखेंगे, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। व्यवहारिक पक्ष यही है, जैसे निरंतरता का सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि विकास सतत व धीमी प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। इसका मतलब है लर्निंग के टाइम पर जब बच्चा सीखेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस तथ्य का कि सीखने की प्रक्रिया धीमी और सतत चलेगी। इस तथ्य को लेकर के चलना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि सभी लोगों की विकास दर अलग-अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं डेवलपमेंट में, तब आप कक्षा कक्ष में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मान्यता प्रदान करेंगे ना। तब आप इस बात को तवज्जो देंगे कि प्रत्येक बच्चा अलग-अलग सीखता है। सबकी रुचि, सबकी क्षमता अलग-अलग होती है। और जब तक एक अध्यापक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपने ध्यान में नहीं रखता है, तब तक वह कभी भी सभी बच्चों के लिए शिक्षण नहीं कर सकता है। उसका पढ़ाना सिर्फ चुनिंदा बच्चों के लिए हो जाएगा। यानी कि कक्षा में प्रजातंत्र की भावना नहीं रहेगी। और अगर कक्षा में प्रजातंत्र की भावना नहीं रही, तो इसका मतलब है कि बाल केंद्रित शिक्षण नहीं है। समझ रहे हैं बात को पूरी? आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव है? हमारे सभी लोगों के विकास का मुख्य आधार क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो बालक के विकास का मुख्य आधार बगैर सीखे आप उसके विकास को कहां परिमार्जित कर सकते हैं भाई? तो इसलिए आनुवंशिकता और वातावरण है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, पियाजे पढ़ना है, कोहलबर्ग पढ़ना है, वाइगोत्स्की पढ़ना है, निर्माण और महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य इनका पढ़ना है। मतलब सिर्फ इनके सिद्धांतों को पढ़ना ही नहीं है, इनके सिद्धांतों की व्यवहारिकता भी समझना है। दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता क्या होती है, उसको समझना है। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा को पढ़ना है, इसकी अवधारणा को। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि निर्माण और महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ना है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि जिसको बोलते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, उसको पढ़ना है। भाषा और विचार एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की भूमिका। आपको पता है कि लिंग एक सामाजिक समस्या भारत में चली आ रही है। लिंग के आधार पर भेदभाव होता रहा है कि नहीं? किताबों तक ने भेदभाव किया है। भारत की परंपरागत शिक्षण पद्धति में किताबों तक में भेदभाव रहा है। जितना भी संबोधन किताबों में था ना, वो पुल्लिंग संबोधन था। बाद में इसको जब समझा गया, तो उसको कॉमन किया गया कि मतलब छात्र शब्द का प्रयोग किया गया। बालक या बालिका नहीं, बल्कि छात्र शब्द का प्रयोग किया गया, स्टूडेंट का। तो लिंग एक गंभीर मुद्दा होता है, एक अध्यापक को इससे परिचित होना चाहिए, अन्यथा वो कक्षा कक्ष में बच्चे और बच्चियों के बीच डिफरेंट करना शुरू कर देगा। वही पहले की पद्धति होगा, अरे बिटिया क्या करोगी पढ़ करके, चूल्ही चौका तो करना है ना। इस टाइप का डायलॉग परंपरागत अध्यापक बोलते रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपके लिए अनिवार्य रखा गया है। और शैक्षिक अभ्यास इसके अलावा आपको क्या पढ़ना होता है?
इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पढ़ना होता है, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, ये विविधता आपको पढ़ना है। एक हिसाब से आप कहिएगा सोशियोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए जानना जरूरी होता है, और पढ़े लिखे व्यक्तियों में भी अध्यापक तो सर्वश्रेष्ठ है ना भाई। धरती पर अगर आपके विकास को कोई सही कर सकता है तो माँ, और दूसरा अध्यापक है। ये ईश्वर के रूप में होते हैं, ये जो चाहे आपको बना देते हैं। हम जो कुछ भी यहाँ तक बन करके हम लोग हैं ना, इसमें अध्यापकों की भूमिका रही है। इसलिए इस मुद्दे को जानना होता है। सीखने और मूल्यांकन के बीच का अंतर क्या होता है? स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, ये सब तो फैक्ट पॉइंट होते हैं। शिक्षार्थियों के तत्परता स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न, यानी कि प्रश्न कौशल, यहाँ पर की जो प्रश्न पत्र का निर्माण होता है, एक प्रकार से कहिए ना उपलब्धि परीक्षण एक टॉपिक होता है, वो आपको पढ़ना होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर की भूमिका होती है किसकी? इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की। यहां से फिक्स होता है कि 5 नंबर आपका बनता ही बनता है, और इसके इतने टॉपिक रखे जाते हैं जहां से 5 अंक आपका पूछ लेता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जो आपको सीडीपी भी कठिन लगने लगती है, सीटेट की। कई बार बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर सीडीपी में भी तो पेडागोजी पूछता है। पेडागोजी का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षण, और शिक्षण का मतलब होता है कि वह विषय का होता है। जैसे गणित से जुड़ेगा तो गणित शिक्षण, कि गणित को कैसे पढ़ाया जाए। भाषा से जुड़ेगा तो भाषा का शिक्षण, की भाषा को कैसे पढ़ाया जाए। ईबीएस से जुड़ेगा तो ईबीएस का शिक्षण, की ईबीएस को कैसे पढ़ाया जाए। बाबू सीडीपी में कोई पेडागोजी नहीं होती है, क्योंकि सीडीपी जैसा विषय आप पढ़ाते थोड़े हो बच्चों को जाकर के। सीडीपी आपको निर्माण करता है, आपको बनाता है, टीचर बनाता है वो। इसके सारे मुद्दे जो आप पढ़ते हैं तो आप स्किल्स प्राप्त करते हैं, आप एप्टीट्यूड सीखते हैं, एप्टीट्यूड सीखते हैं। इसलिए ये जो अंतिम 10 नंबर का टॉपिक होता है, लर्निंग एंड पेडागोजी जिसको बोलते हैं, यानी कि यहां पर सभी प्रकार के विषयों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कंप्लीट लर्निंग को ध्यान में रखते हुए हमको ये सीखना होता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया क्या होती है, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में लर्निंग क्या होती है, सीखने का सामाजिक संदर्भ क्या होता है, समस्या सॉल्व कैसे हो सकती है, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विद्यार्थी कैसे होता है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर एक दूसरे शब्द को अगर हम यहाँ पर लेकर के आए तो अधिगम और अध्यापन कला, हिंदी में उसको बोलते हैं, कि बच्चा लर्निंग कैसे करता है और आपकी अध्यापन कला बच्चे के लर्निंग के संदर्भ में कैसी होनी चाहिए जिससे बच्चे को फायदा हो सकता है। तो अगर हम आपको समझेंगे नहीं, आपको जानेंगे नहीं कि आप कैसे सीखते हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी योग्यता क्या है, तो हम पढ़ा कैसे पाएंगे भाई। हम आपकी क्षमता का आकलन करते हैं, आपकी प्रवृत्ति को महसूस करते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए तब ना हम पढ़ाते हैं। तो अधिगम अध्यापन कला, यानी कि ऐसे 10 प्रश्न जहां पर आपको केवल 2 ध्यान रखना पड़ता है। एक मस्तिष्क का हिस्सा बालक बनकर के सोचेगा और एक मस्तिष्क का हिस्सा अध्यापक बनकर के सोचेगा, तब जाकर के आप प्रश्न सही कर पाते हैं। और ये 10 नंबर बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं सीडीपी में, क्योंकि जिसके समझ में आ गया वो पूरा का पूरा सही कर देता है, और जिसके समझ में नहीं आ गया ये 10 का 10 गलत कर देता है। और उधर 20 नंबर में 20 तो 20 सही करेगा नहीं, ये 10 का 10 गलत कर देता है। उधर के 20 में 20 नहीं सही कर पाता है। तो ऐसे विद्यार्थियों का 11 नंबर से मार्किंग शुरू होती है, 16 नंबर तक जाते हैं। आप उठा करके देख लीजिएगा अपने आस पड़ोस में, अपने इर्द गिर्द में, जो कोई भी सीटेट दिया होगा, गलती से अगर क्वालिफाई नहीं हुआ होगा तो सीडीपी में उसके यही नंबर हुए होंगे, 11 से 16 के बीच। और अगर सीडीपी में 25 प्लस जाने की क्षमता उसके अंदर अगर डेवलप हो गई, 25 प्लस जाने की क्षमता का विकास अगर आपने कर लिया, तो पेडागोजी में आप रुकेंगे भी नहीं। किसी भी भाषा की, किसी भी विषय की पेडागोजी की बात कर लें, जो इसमें 25 प्लस करने की क्षमता रख लेता है ना, वो सीधे सीधे पहुंच जाता है 100 प्लस। वो निश्चित रूप से 100 को क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब साइकोलॉजी मोस्ट है आपके लिए, इसके तथ्य बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए।
और इसको कैसे महत्वपूर्ण है कि ये व्यवहारिक समझने की जरूरत है। जो भी पढ़िए उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़िए, तब आपकी पेडागोजी तैयार होगी। बाकी विषयगत पेडागोजी की बात करें तो विषय के अध्यापक आपके सामने आएंगे और अपने विषय की गुणवत्ता को समझाएंगे, कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, उनकी रणनीति क्या होगी, वो पेडागोजी को कैसे कवर करेंगे। प्रत्येक विषय अध्यापक आपको इस मुद्दे की जानकारी देंगे। मैं आमंत्रित करूंगा विवेक सर को कि वो आएंगे अपने हिंदी विषय को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के। अब वो अपने विषय के संदर्भ में आपको जानकारी देंगे। तो विवेक सर की हिंदी। काफी देर से आप लोग जो है सीटेट के लिए सारी चीजें जो आपके अध्यापक बंधु आपको बता रहे हैं वो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके दौरान भी काफी सारे विद्यार्थी वार्तालाप में व्यस्त थे और बहुत काफी व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत के लिए कोई नया नियम लागू करना हो इनको, और उस नियम को बनाने में इतनी अधिक व्यस्तता थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं इतनी महत्वपूर्ण बात। मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा, आपका केवल 5 मिनट लूंगा, और आप में से जितने भी लोग अभी पहले से सीटेट क्वालिफाई भी हैं, तो ये भूल जाइएगा कि 90, 95, 96, 100 नंबर ले आकर के आप क्वालिफाई हैं तो आप फ्री बैठ सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी नया नियम कभी भी रात के 8 बजे आ सकता है और वो आपको परेशान कर सकता है। दूसरे दिन हो सकता है कि आपको बाद में पता चले कि ये नोट पुरानी हो गई है और अभी लागू नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जो भी पढ़ें, जो भी तैयार करें, उसकी पेडागोजी को जैसे भी हम लोग सिखाएंगे। जो सीटेट की परीक्षा है उसमें बड़ी जबरदस्त एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि सीटेट कोई एक ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको पुस्तकों से पढ़ करके परीक्षा दे करके क्वालिफाई कर लिया जाए, क्योंकि आप शिक्षक बनने के लिए जो आमूल चूल नियम चले आ रहे हैं ना, कि हम कुछ दिन पढ़ेंगे, किसी कोचिंग में जाएंगे, संस्थान को ज्वाइन करेंगे, कुछ सिलेबस होगा, कुछ पुस्तकें होंगी और हमारा सिलेक्शन होगा और हमको एक अच्छी खासी मोटी तनख्वाह मिलने लगेगी और हम एक सरकारी शिक्षक कहलाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि सरकारी शिक्षक बनना एक कॉर्पोरेट जॉब में किसी कॉर्पोरेट मैन की तरह काम करने जैसा है, क्योंकि आपको देख करके आपका छात्र ये सोचने लग जाता है कि आप उसके हीरो हैं और उसको आपके जैसे बनना है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति स्वयं बने। जब आप इस तरह की पर्सनालिटी को लेकर के विद्यार्थियों के बीच में उतरेंगे, तो ही विद्यार्थी को देख करके लगेगा ना कि हमको इनके जैसे बनना चाहिए। तो यहां पर सीटेट की परीक्षा में हमको क्या सीखना होता है? शिक्षण की विधियों को। अगर आप एक भाषा शिक्षण है, मान लीजिए आप शिक्षक बनकर के किसी विद्यालय में गए, तो एक भाषा शिक्षक के तौर पर, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी है तो हिंदी भाषा के शिक्षक के तौर पर, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भाषा शिक्षक के तौर पर, संस्कृत है तो संस्कृत भाषा शिक्षक के तौर पर। तो चूंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो हिंदी भाषा शिक्षक के तौर पर मैं एक बच्चे को, जो कि अभी पहली बार विद्यालय आया है, केजी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3, 4, 5 का विद्यार्थी है, उसकी भाषाई क्षमता में किस प्रकार विकास पैदा करूंगा, जिससे वो आने वाले समय में किसी प्रकार की लेखन संबंधी अशुद्धि से ग्रसित ना हो, या फिर किसी भी प्रकार की वाचन संबंधी अशुद्धि से ग्रसित ना हो। इसमें उसके विद्यालय की ही सबसे पहली गलती होगी, उसके शिक्षक की सबसे पहली गलती होगी, अगर उसके भाषाई अभिक्षमता में उसके लेखन और वाचन संबंधी अशुद्धि अभी भी दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं से ये उसके शिक्षक की पहली असफलता साबित होगी। हमें सीटेट जैसी परीक्षा में यही सबसे पहले सीखना होता है कि शिक्षक की सबसे पहले गलती होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस शिक्षक ने भारत सरकार से इस बात के पैसे लिए हैं कि मैं 40 विद्यार्थियों की इस पूरी की पूरी बैच को सबसे अच्छा बना करके, उनकी पोर्टफोलियो को केवल कागज में ना सजा करके, वास्तविक तौर पर उनको एक अच्छा रैंकर बना करके यहां से निकालूंगा, और वो इस काम में असफल रहा है। और आप भी अगर एक असफल शिक्षक बनने की भीड़ में शामिल होना चाहते हैं, तो आप भी मुफ्त में साबित हैं, बुलाया जा रहा है, आप जा सकते हैं। हर दिन अखबारों में ऐसा पढ़ने को मिलता होगा, फेसबुक विश्वविद्यालय, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसी चीजें मिलती होंगी कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी हमें बता भी रहे हैं कि सर अब तो ऐसा नियम लागू होने वाला है जिसका कोई सर पैर नहीं है। आप भी वहां मत जाइए, अपना समय नष्ट मत करिए, किसी ऐसे विश्वविद्यालय की तरफ मत देखिए जिसका कोई सर पैर नहीं है। किसी को भी नींद से बाहर आया, सपना देखा, कुछ भी लिख दिया, आप उस पर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। नहीं, जब तक हमारा जो माई बाप है ना, वो seated.nic.in है, उस पर विजिट करिए और देखिए क्या नए नियम और क्या परिवर्तन आपके लिए लाए गए हैं। उसी पर
आप लोग अपनी बात को रखिए और तार्किक बातें करिए, बहुत मारक होती है। अगर आप तार्किकता से हटे तो आप एक न केवल बेहतर व्यक्तित्व से हटते हैं बल्कि अपने शिक्षक पद की गरिमा को भी खोते हैं। पहले स्वयं में एक पर्सनैलिटी विकसित करिए। एक पर्सपेक्टिव भी तो होना चाहिए ना कि आप करना क्या चाहते हैं, शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिए और आप निरुत्तर हो जाएंगे। और आपका निरुत्तर होना इस बात का द्योतक है कि आप शिक्षक केवल और केवल इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी में इसके अलावा आप कुछ बनने की काबिलियत नहीं रखते। इसलिए अगर यही इतना है तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर इससे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो इतनी शानदार टीम आपको दी गई है जो कि प्रतिदिन, जैसा कि सर ने बताया कि 3 घंटा हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये कहने लग गए कि सर केवल प्रैक्टिस। जी हां, पहले तो ये समझिए कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, उसके सिलेबस को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, उसको समझिए और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ाना है, ये हम आपको बता देंगे। और फिर जब आप जाएंगे एक शिक्षक के तौर पर, तो वहां पर चाहे आप एक ईवीएस के शिक्षक बनेंगे, गणित के बनेंगे, अंग्रेजी के बनेंगे, हिंदी के बनेंगे, संस्कृत के बनेंगे, तो आपके भीतर पहले से ही सीटेट ऐसी एक परीक्षा ले ली जाती है जिससे आपके भीतर शैक्षिक गुणों का भरपूर कूट कूट करके, जिसको कहते हैं कि शैक्षिक गुण भर दिया जाए, आपके भीतर एक शिक्षक को जन्म दिया जाए। आपका जन्म तो बहुत पहले ही हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपके भीतर एक शिक्षक का जन्म होना चाहिए। वह जाकर के विद्यालय में उन विद्यार्थियों को कुछ बनाने का प्रयास करता है। और यहीं पर ये सारा सिलेबस जो आप देख रहे हैं ना, इसको जब मैं क्लास में आऊंगा तो डिफाइन करूंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी सिलेबस डिस्कशन नहीं हो रहा है। अभी केवल आपको यह बताया जा रहा है कि हमारी प्लानिंग ऐसी है कि हम आपको प्रतिदिन 3-3 घंटे पूरे हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क आपके साथ लगातार सीटेट जैसी एक बहुत ही शानदार परीक्षा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या करेंगे सीटेट करके, तो सीटेट इसलिए आपको इस बार हो जाना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही शानदार बात आपको बता देता हूं। देखिए, केवीएस की भर्ती जो आई है उसमें इस बार एक नया नियम लागू हुआ है और बहुत शानदार एक नई बात आपको बताता हूं, बड़ी अच्छी बात है, आपका दिल खुश हो जाएगा। भारी भर्ती 2018 के बाद कोई पद नहीं आए हैं केवीएस के लिए, तो एक बड़े स्तर की भर्ती के लिए आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। केवीएस की भर्ती एक बड़ी शानदार भर्ती होती है और इसके अंतर्गत आप जाएंगे। इसमें अब आपको पहले क्या मांगता था कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि अभी अगर आपने सीटेट का फॉर्म यदि भर भी दिया है तो उसका केवल और केवल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप केवीएस क्वालिफाई हो गए तो ये देखा जाएगा कि आप उस समय के रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार सीटेट क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं, और अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो आपका ये सिलेक्शन मान्य होगा और आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सबसे कम उम्र में एक शिक्षक के पद पर जाकर के न केवल स्वयं को अपितु अपने माता पिता को, अपितु अपने समाज को, अपने आसपास के वातावरण को, पूरे राष्ट्र के वातावरण को परिवर्तित करने की क्षमता आप विकसित कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षक बन के आप अपने पूरे जीवन में कई लाख विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कुछ बनाते हैं और वही इस राष्ट्र को निर्मित करते हैं। तो क्या आप कई सारे दिए जलाने के लिए तैयार हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हम कई सारे दिए जलाने के लिए तैयार हैं। और शिक्षा की ये लौ कई युगों तक जलती रहेगी, इसकी पीढ़ियां कभी खत्म नहीं होती हैं। आपसे आने वाली पीढ़ियां सीखती हैं और वो आने वाली पीढ़ियों को कुछ ना कुछ देती हैं। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा अनिल सर को, और सर आएंगे और संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत शिक्षण के लिए कैसे आपकी मदद करेंगे सर, उसके लिए, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारी समस्या होती है। अभी सर आपको बताएंगे उसका पेपर भी संस्कृत में ही पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी उसी में 2021 को देखें तो बड़ा कठिन पेपर था। सर आपकी उसमें पूरी मदद करेंगे और इस बार 30 में 30 लाने के लिए तैयार रहिएगा। तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर बहुत सीनियर और काफी इस सीटेट की परीक्षा को लेकर के बहुत अवेयर हैं और आप लोगों को काफी कुछ सिखाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। तो मित्रों, जैसा कि अभी आपने देखा कि सीटेट के बारे में संदीप सर और हिंदी वाले सर और इसके प्रमोद सर काफी कुछ बातें अपने विषय वस्तु पर रखे, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको इस परीक्षा को पास करना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग भी इस परीक्षा में भाग ले चुके हैं। 2-4 बातें मैं आपसे करूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी आप डिग्री की बात कर रहे थे कि मतलब कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि मतलब सर परीक्षा पास करके क्या करेंगे।
तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन में हर प्रतियोगी के लिए कि जीवन में लक्ष्य सदैव बड़ा ऊंचा होना चाहिए। और अभी हम आप एक स्टेट के दायरे में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हैं हर स्टेटों की वही स्थिति है कि हमारे पास योग्यता होते हुए भी जो है हम सेंट्रल के परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकते हैं, हम नवोदय की परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं, हम केबीएस नहीं दे सकते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के अच्छे संस्थानों में टीचर नहीं बन सकते हैं। सरकारी नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप देखिए केबीएस के बहुत सारे विद्यालय सेंट्रल के चल रहे हैं जहां आपके लिए इस योग्यता का होना बहुत जरूरी है। और रही बात इस सीटेट की परीक्षा के लिए, आपने देखा कि संदीप सर ने बहुत सारी बातें आप सामने रखी और एक इस 150 की परीक्षा में आप देखते हैं कि जो भी आपकी ये परीक्षा प्रणाली है ये 150 अंकों की है और इस 150 अंकों में संस्कृत भाषा एक वैकल्पिक विषय के रूप में है। ये वैकल्पिक विषय के रूप में है और वैकल्पिक विषय का मतलब ये होता है कि आपकी स्वतंत्रता है। आप चाहे संस्कृत भाषा को ले सकते हैं, चाहे आप जो है इंग्लिश भाषा को ले सकते हैं, एकदम आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। यदि आप में रुचि हो तो हाँ, एक चीज बेहतर यह है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए इस वैकल्पिक विषय का बहुत बड़ा योगदान है। इतना योगदान है कि इस भाषा में यदि हम विकल्प के रूप में संस्कृत भाषा को रखें तो हमें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, फिर भी हम इसमें 20 से 25 अंक पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीटेट की परीक्षा प्रणाली में संस्कृत विषय वस्तु को इतने मार्मिक ढंग से जो है व्यवस्थित किया गया है कि देखिए इसके 2 भाग कर दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है थोड़ा सा इसको समझना कि संस्कृत भाषा और संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण आपके पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है और यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा थोड़ा सा आप स्टेट स्तर की जो भी टेट की परीक्षाएं देते हैं वहां थोड़ा सा मतलब सिलेबस आपका बड़ा भिन्न है। पहली बात तो विषय कौशल को आप भाषा के माध्यम से ही पढ़ना है, आपका उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना है। तो भाषा से संबंधित यहाँ पर बड़ा संक्षिप्त 2 पार्ट हैं, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश सारे प्रश्न 15 नंबर के यहां से पूछे जाते हैं जो आपके इसी गद्यांश और पद्यांश पर आधारित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी संदीप सर, प्रमोद सर, पांडे सर सभी लोगों ने शिक्षण कौशल की बात की है। और एक चीज आप देखते हैं कि ये 15 नंबर का जो प्रश्न आता है आपका संस्कृत शिक्षण से आता है। संस्कृत शिक्षण को एक वैज्ञानिक ढंग से जो है भाषा में प्रयोग किया गया है और कौशल के माध्यम से भाषा को बहुत सरल बना दिया गया है। भाषा में कैसे रुचि उत्पन्न हो, भाषा में कैसे जो है भाषा को सरल बनाया जाए, तो ये सब तकनीक का काम है। तकनीक के माध्यम से भाषा को आपको पढ़ना है और वहां से आपके 15 प्रश्न आएंगे। तो अब इस विषय वस्तु पर हम लोग जो है चर्चा पर चर्चा एक दिन जो है विषय वस्तु पर, सिलेबस पर कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी बातों पर एक विस्तृत चर्चा होगी। तो आज की क्लास में संक्षिप्त परिचय में आप लोगों को बस इतना ही। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। अब आपके सामने आते हैं गौरव सर। धन्यवाद सर। गुड इवनिंग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सीटेट के लिए आप लोग तैयार हो रहे होंगे, है ना। कमेंट पढ़ रहा था मैं इतने देर का बैठकर, कमेंट पढ़ रहा था। कमेंट में कई सारे लोग पॉजिटिव हैं, कई सारे लोग नेगेटिव हैं। कोई ये कह रहा है कि मैं 5 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ, कोई कह रहा है सर आजू बाजू में रहने वाले जो लोग हैं वो हमें क्या कर देते हैं, निराश कर देते हैं। जो हमारे आसपास में लोग रहते हैं, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, जो हमारे आसपास में लोग पाए जा रहे हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं,
वो सभी हमारे किसके अंग हैं? वो सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। किसके अंग हैं? पर्यावरण के अंग हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान लाना है। कोई आपको निराश कर दे रहा है, ऐसी क्या-क्या बातें हो सकती हैं जिस कारण से आप निराश हो जा रहे हैं, है ना? पर्यावरण तो मैंने आपको जब से इस संस्थान में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, पर्यावरण मैं कई बार पढ़ाया हूँ और हमेशा पर्यावरण की एक ही डेफिनेशन दिया हूँ, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, उसमें जैविक और अजैविक घटक हैं, वही हमारे पर्यावरण है ना? अब ये पर्यावरण किसी के लिए सुखदाई भी है और किसी के लिए दुखदाई भी है। कई सारे लोग हैं जो इस पर्यावरण से कुछ ना कुछ डेली सीख रहे हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हताश होकर अपने आप को कोस रहे हैं कि हम किस पर्यावरण में आकर रह रहे हैं। ठीक है? तो इस टॉपिक में जो पर्यावरण अध्ययन है आपका या पर्यावरण शिक्षण है, इसमें हम लोगों को यही जानना है कि हमारे आस-पास में जो वातावरण है, वह हमारे ऊपर कैसे अमल करता है या वह हमारे ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हटकर बातें होती हैं पर्यावरण शिक्षण में। हटकर बातें ऐसे होती हैं कि हमें एक शिक्षक की तरह नहीं सोचना होता है यहाँ पर। हमें एक शिक्षक की तरह नहीं सोचना है, हमें सोचना है किसकी तरह? हमें सोचना है एक विद्यार्थी की तरह, कि एक विद्यार्थी हैं हम और एक विद्यार्थी के जीवन में क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं और उन समस्याओं का कैसे निवारण किया जा सकता है। ठीक है? बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम होता है, अगर आपने देखा होगा बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम की अगर हम अपने विषय की बात करें, तो इस विषय में रुचि सबसे ज़्यादा है। रुचि तो हालांकि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सीडीपी में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा रुचि इसी में है। पहली बात तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो सीटेट की परीक्षा है, यह किसी राज्य विशेष की परीक्षा नहीं है। यह परीक्षा है केंद्र की परीक्षा और केंद्र मतलब भारत राज्यों का संघ है। भारत में कई सारे राज्य हैं, वर्तमान में 28 हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो हमें एक केंद्र संघ की परीक्षा है और सीटेट के अंतर्गत हमें संपूर्ण भारत का अध्ययन करना होता है। किसका अध्ययन करना है? संपूर्ण भारत का अध्ययन करना है। कई बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे कुड़ुक कहाँ की भाषा है? मैंने यही पढ़ा है। कल से मैं यही क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, कुड़ुक कहाँ की भाषा है? कोई त्योहार है, वो त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है ना? तो हमें जो व्यावहारिक ज्ञान है, उसको ज़्यादा समझना है, यहाँ पर किताबी ज्ञान को कम समझना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं सीधा क्वेश्चन पर बात करता हूँ क्योंकि अभी तक जो सर लोग थे, संस्कृत वाले सर, हिंदी वाले सर, गणित वाले सर, सीडीपी वाले सर, उन्होंने खूब आपको समझाया कि शिक्षण क्या है। अब मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ जो व्यवहारिक बहुत है। अब इसमें क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से आता है कि किसी क्षेत्र में एक कुआं है, कुएं का पानी सूख गया है और कुएं के पानी सूखने के क्या-क्या रीजन हो सकते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको ऑप्शन नहीं देखने हैं। आपको दिमाग लगाना है, आपको एक शिक्षक की भांति नहीं सोचना है। आपको एक विद्यार्थी की भांति सोचना है कि एक विद्यार्थी के तौर पर, एक बालक के तौर पर हम ऐसे क्या-क्या कार्य कर सकते हैं, जिससे हमें मालूम चल जाए कि आखिर क्यों इस तालाब का पानी या इस कुएं का पानी सूख गया है ना? तो पर्यावरण शिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता है और ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, इसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा रुचि आएगी। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें संपूर्ण जगत को, संपूर्ण भारत को आपको समझना है। अगर एक नज़र हम सिलेबस पर डालते हैं, तो इसके सिलेबस को हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे। इसके सिलेबस में देखिएगा आपको जानवरों के बारे में जानना है। कई सारे ऐसे जानवर हैं जो हमारे राज्य में तो नहीं पाए जाते हैं, दूसरे राज्यों में पाए जाते हैं। आपको इसके अंतर्गत कई प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है खेजड़ी वृक्ष के बारे में जो राजस्थान में पाया जाता है ना? जानवरों में स्लॉथ के बारे में पूछा जाता है, टाइगर के बारे में पूछा जाता है, हाथियों के झुंड के बारे में पूछा जाता है। भाषाओं के बारे में पूछा जाता है। भाषा, कहाँ पर कौन-सी भाषा बोली जाती है, कहाँ पर कौन-सी बोली बोली जाती है, कहाँ पर किस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, कहाँ पर किस प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, तो संपूर्ण भारत का इसमें अध्ययन करना है, संपूर्ण भारत। अब देखिएगा अगर इसमें आपने इस वाले पोर्शन को तैयार कर लिया जहाँ से 15 प्रश्न आ रहे हैं, ये बहुत रुचिकर है और इसी को एप्लाइड करना है हमें कहाँ? इसी को एप्लाइड करना है हमें शिक्षण में। शिक्षण जानना कुछ कठिन नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा खोजना है। एक मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ए है, ए ग्रुप और एक बी ग्रुप है। समझिएगा एक क्वेश्चन है, ये सीटेट में पूछा गया है। ए ग्रुप है और एक ग्रुप है बी ग्रुप।
ए ग्रुप के अंतर्गत पिज्जा का डब्बा आता है। पिज्जा मंगाए होंगे आप लोग, पिज्जा का जो डब्बा होता है, पिज्जा का जो डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, ठीक है, ए हो, ठीक है। इस साइड जो है यहां पर एक दूध का खाली पैकेट है, दूध पैकेट है, अच्छे समझिएगा। एक यहां पर क्या है, एक यहां पर है दूध का पैकेट, ठीक है, खाली पैकेट है, भरा हुआ मत समझिएगा, और यह भी भरा हुआ नहीं है, पिज्जा खाने की सोच है। तो एक जगह पिज्जा का डिब्बा रखा है मैंने, एक जगह मैंने रखा है दूध का डिब्बा या दूध का पैकेट, पैकेट बोलते हैं। यहां मैंने एक रखा है पेंसिल बॉक्स, जिसमें पेंसिल आती है, पेंसिल का बॉक्स, अच्छे समझिएगा। यहां पर मैंने क्या रखा है, यहां पर मैंने रखा है पेंसिल का बॉक्स, और यहां पर मैंने क्या रखा है, यहां पर मैंने रख दी है कोई पॉलीथीन, यहां पर मैंने कोई रख दी है आपकी पॉलीथीन, ठीक है। दो ग्रुप बना दिए हमने, ए ग्रुप और बी ग्रुप। अब एक विद्यार्थी है, कोई ए नाम का या एक्स नाम का कोई विद्यार्थी है, इन विद्यार्थी को, इस विद्यार्थी को ए ग्रुप और बी ग्रुप में अंतर प्रदर्शित करना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब वो कहेगा कि सर यहाँ पर पिज्जा का डिब्बा है, खाने वाली वस्तु का डिब्बा है, यहाँ पर भी दूध का पैकेट है, ये भी खाने पीने वाली वस्तुओं का पैकेट है, पेंसिल का बॉक्स है और यहाँ पर पॉलीथीन है। अंतर ज्ञात करना है तो आपको ऑप्शन नहीं देखने हैं, ऑप्शन नहीं देखने हैं, आपको केवल इतना देखना है कि क्या अंतर हो सकता है। सामाजिक समझ विकसित करनी है, क्या विकसित करनी है, सामाजिक आपको समझ विकसित करनी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पिज्जा का डिब्बा आपका कागज का बनाया जाएगा, पेंसिल का जो बॉक्स होता है, पेंसिल जिसमें आती है वो भी कागज की है, और ये ऐसे पदार्थ हैं, मतलब कागज ऐसा पदार्थ होता है जिसका क्या हो जाता है, जिसका अपघटन हो जाता है, जिसका क्या हो जाए, जिसका अपघटन हो जाए। जो दूध का पैकेट आता है या जो पॉलीथीन है जिसमें हम लोग सब्जी लेकर आते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है। तो किस आधार पर एक बालक इन दोनों समूह को अलग कर सकता है, पृथक कर सकता है। कुछ वस्तुएं दे देगा वो, एक बॉक्स में कुछ वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को आपको पृथक करना है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कागज के द्वारा निर्मित हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पॉलीथीन के द्वारा निर्मित हैं, तो हम आराम से उन वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। बताइएगा इसके लिए आप कौन सा विषय पढ़ेंगे, इसके लिए कौन सा टॉपिक है, कोई टॉपिक है, इसके लिए कोई टॉपिक नहीं है। ये पूरा का पूरा जो मैंने एक क्वेश्चन बताया, ये किस पर आधारित है, आपकी सामाजिक समझ, ठीक है, आपकी व्यवहारिक समझ पर आधारित है। आप किस प्रकार से इनको डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इनका पृथक्करण कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ये होती है शिक्षण, यह होता है शिक्षण, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, व्यवहारिक बातों को समझने के लिए, किताबी दुनिया से बाहर निकलने के लिए हो सकता है आपको कुछ समय लगे, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया, अगर एक बार में समझ में आ गई बात, बार बार उसको पढ़ेंगे, अगर एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो आजीवन आप उसको भूलेंगे नहीं, बशर्ते उसका अभ्यास करते रहेंगे। अगर आप उसका अभ्यास करते रहे तो कभी उन चीजों को आप भूलेंगे नहीं, है ना। विभिन्न त्योहारों के बारे में, ठीक है, उसके बाद जानवरों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो केवल इतना ही कहूंगा अंतिम की लाइन में कि शिक्षण को व्यवहारिक जीवन में जितना आप ढाल लेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। और शिक्षण में एक अच्छी बात ये होती है, आप किसी भी विषय का शिक्षण लीजिएगा, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे ईवीएस का हो, गणित की बात नहीं करेंगे, ना ही हम इंग्लिश संस्कृत की बात करेंगे, सीडीपी का, हिंदी का और पर्यावरण का शिक्षण की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका एक दूसरे से अंतर संबंध भी रहता है। अगर आपको एक विषय में समझ विकसित हो गई शिक्षण के बारे में, तो दूसरे विषय में भी आपको आसानी से समझ विकसित हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में और जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे इन चीजों को समझेंगे, तो प्रॉपर रूप से मंगलवार से शाम के 4 बजे से हम लोग एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। कई सारे लोग कह रहे थे सर केवल क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन संस्थान का ये नियम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन आपको देते हैं जिनका हम एक्सप्लेनेशन भी कर पाए, जिनका हम बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का प्रारूप, क्वेश्चन की प्रवृत्ति भी पता चल जाए और आपको यह भी पता चल जाए कि उससे हम किस प्रकार के दूसरे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ उनकी थ्योरी दोनों को ही कंप्लीट करेंगे। मंगलवार से शाम के 4 बजे से यह श्रृंखला प्रारंभ होगी, जिसमें आपको बारी बारी से 2-2, 3-3 टीचर प्रतिदिन पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैं अजय शुक्ला सर को आमंत्रित करता हूं। अजय शुक्ला सर अंग्रेजी विषय के महारथी हैं, अंग्रेजी विषय में सर आपको ज्ञान प्रदर्शित करेंगे। सर से जुड़िएगा, अनुभव है सर के पास इस परीक्षा के लिए। आइए सर। तो स्टूडेंट, जैसे हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उससे कुछ अपने नियम कायदे कानून होते हैं और उन्हीं नियम कायदे कानून को हमें फॉलो करना पड़ता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अपने सिलेबस की, तो बेसिकली मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज और साथ ही साथ पेडागॉजी के सेक्शन को कवर करूंगा।
एक तो सेगमेंट हो जाता है कि लैंग्वेज का और दूसरा सेगमेंट हो जाता है पेडागोजी का। अब जब हम लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं तो लैंग्वेज के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको हम सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि हम लैंग्वेज सीखते समय तो बहुत सारी चीज़ों को हम रट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम मेमोराइज़ करते हैं और कहीं न कहीं उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम पेडागोजी की बात करते हैं, तो पेडागोजी एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। कुल मिलाकर के उस लैंग्वेज को आपको अगर स्टूडेंट को सिखाना हो, आप किस पद्धति को फ़ॉलो करेंगे, उसके तरीके क्या होंगे, उन तरीके के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज में हम सारी चीज़ों को रटी-रटाई चीज़ों को हम जाकर के सीख लेते हैं और उसी के आधार पे क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। पेडागोजी में ऐसा नहीं होता है। सीटेट के पेपर में आप देखेंगे जो 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और 15 मार्क्स जो बचता है, उसमें से 8 क्वेश्चन कम से कम जो होते हैं, वो आपके पैसेज के होते हैं। तो अब बचे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, उससे ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। अब पॉइंट क्या होता है कि जो अगर हम पैसेज की बात करते हैं तो हमारी नेचर या प्रकृति क्या होती है कि जब हम पैसेज को सॉल्व करते हैं तो अभी क्या होता था कि आप करते क्या थे, कोई सोशल से रिलेटेड हुआ, कोई कहीं न कहीं पॉलिटिकल आप पैसेज होता था, तो आप पैसेज में ही लाइन बाय लाइन आप आंसर को ढूँढना शुरू कर देते थे और उसी के आधार पे आप जवाब देते थे। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जब पैसेज की कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वो पैसेज में बात क्या कही गई है और आपको जो एग्जामिनर होता है, उसके कॉन्सेप्ट से आपको पैसेज का जवाब देना होता है। मतलब आप होता क्या है कि जनरली हम जब छोटी क्लास में हम पढ़े रहते हैं 9th 10th में, तो हम उसी में से आंसर को ढूँढ लेते हैं और उसी आंसर से हम ढूँढ करके प्रयास करते हैं जवाब देने का। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको इन्फरेंस के आधार पे आपको इन्फर करना पड़ता है कि ये जो पैसेज लिखा गया है, इसी पैसेज में किस बात को कही गई है, उसका आपको सार समझना होता है, उसके एक्चुअल एसेंस को आपको समझना पड़ता है। अब क्या होता है, पूरा पैसेज है, तो पैसेज में आपको सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ जो ग्रामर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो दिए गए पैसेज से ही पूछता है। मतलब आपको दिया जाएगा, एक वर्ड होगा और बोलेगा कि जो दिया गया जो पैसेज में वर्ड है, उस वर्ड को किस तरीके से यूज़ किया गया है। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि पैसेज के अकॉर्डिंग उस वर्ड का आप मीनिंग बताइए। तो अब यहीं पे बात फंस जाती है। उसमें ऐसे भी ऑप्शंस देंगे जिनका आप जनरल यूज जानते हैं, जनरल यूज आपको पता होता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि जनरल यूज के अकॉर्डिंग आंसर दे के चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं देना होगा। यहाँ पे आपको जो आंसर करना पड़ेगा वो पैसेज के अकॉर्डिंग आप करेंगे। आप कभी भी आपकी जो अपनी स्वयं की राय होती है, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो राय होगी उसको किसी भी स्थिति में नहीं रखेंगे। मतलब आप अपने साइड से नहीं, बल्कि एग्जामिनर के साइड से आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वास्तव में उस बात को कहना क्या चाह रहा है। कई बार होगा कि आपको कई सारे सेंटेंस लिख देंगे और उस सेंटेंस में पूछ लिया जाएगा कि इस वर्ड में बताइए नाउन कौन सा है, इसमें बताइए एडजेक्टिव कौन सा है। तो ये तभी आप कर सकते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। और पता है, जब हम पेडागोजी की बात करते हैं, सीटेट में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है बच्चों को, वो पेडागोजी होता है। उसकी वजह है कहीं न कहीं हम उस लर्निंग को अचीव नहीं कर पाते हैं, उस लर्निंग को हम सीखे नहीं होते हैं। तो होता क्या है ना कि आप क्लास में अक्सर देखते होंगे या आप ही ने जीवन में फेस किया होगा कि ये टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाते। आपने अक्सर फेस किया होगा कि काश हमें मैथ्स अच्छे से पढ़ाए होते या इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई गई होती, तो मुझे ये दिक्कत नहीं आई होती, हाई स्कूल में मेरे अच्छे नंबर होते या पहले से मेरी इंटरेस्ट होती। उसकी वजह क्या है कि आप भाषा को आप सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किए हो। जो एक प्रोसीजर होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक चीज होता है कि हम सीखते हैं, ठीक है? एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस। जो हमारा परिवेश होता है, जहां से हम बिलोंग करते हैं, जैसे आपकी रीजनल जो भी लैंग्वेज होगी, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीख सीख करके कॉपी करते हैं, आप देखते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में आपके फीड हो जाता है। जिस तरीके से आपके परिवार के लोग बात करते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, आप कहीं ना कहीं उसको अनजाने रूप में आप ग्रहण कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन जैसे ही हम भाषा की बात करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्चुअल में क्या होता है, उसको आप सीखते हैं, आप उसको सीखने का प्रयास करते हैं। और किसी भी भाषा को जब आप सीखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके एक क्रम होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आप तभी पूरा सेंटेंस आप बनाना सीख सकते हैं जब आपको ग्रामर की बेसिक, आपको हेल्पिंग वर्ब, आपको सब्जेक्ट, आपको वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब,
तब उसको सही ऑर्डर में अरेंज करना आता हो। आप ऐसे नहीं करते हैं कि किसी भी अंदाज में आप जोड़ दें। तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि हर चीज को हम एक सही क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक? तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे आपके पेडागोजी पे। पेडागोजी से कोरिलेट करते हुए हम लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भाषा एक बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। इसलिए भी जरूरी है कहीं न कहीं जो चीजें आपने फेस की, वो आप जिनको पढ़ाने जा रहे हैं, जिन आप बच्चों के अंदर उस चीज को डाल सकें कि भाषा में कहाँ-कहाँ पे समस्याएँ आती हैं, कहाँ पे आखिर लर्निंग प्रोसीजर जैसे आप सीख जाते हैं, तो कैसे अगले व्यक्ति को आप सिखा सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर पेडागोजी की समझ हो, जब आप उसकी स्किल को आप जानते हो। तो जितने भी टॉपिक्स होंगे, जैसे अगर हम आपको कुछ दिखाना चाहें टॉपिक के तौर पे, यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये सेगमेंट डिवाइड है, ठीक है? तो ये लिखा भी है आपका लैंग्वेज कंप्रेहेंशन सेगमेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अभी तक क्या करते थे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो पैसेज आएगा वो प्रोज पैसेज होगा, ठीक है? या फिर लिटरेरी होगा, साइंटिफिक होगा, नैरेटिव होगा और डिस्कर्सिव होगा। आप क्या करते थे, सामान्य तरीके से आप चीजों को करते चले आ रहे थे। यहाँ पे चीजें डिफरेंट होंगी। पहले ही जैसे आप लिटरेचर को आप देखते हैं, जैसे ही आप प्रोज की बात करते हैं, तो प्रोज, पहली बात तो आपको प्रोज समझना होगा कि प्रोज है क्या, लिटरेचर आपका होता क्या है, और उस लिटरेचर को किस रिप्रेजेंट में, किस सेंस में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपको दूसरी तरफ जाके चीजों को समझना होगा, तभी आप चीजों के अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी भी डायरेक्टली नहीं होते, बल्कि एप्लीकेशन होता है। तो पेडागोजी में जो आप सीखेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम पेडागोजी की बात करेंगे, तो एप्लीकेशन आपको समझना होगा, रूल रटना नहीं है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे तो वहां पर रटने वाली चीजें नहीं, बल्कि आप व्यवहारिक चीजों को समझेंगे जो हम इंप्लीमेंट करते हैं। हम किसी भी भाषा को किस तरीके से सीखते हैं, इंग्लिश की जो पेडागोजी होगी, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ना कि अन्य तरीके की। तो इंग्लिश के अपने कुछ रूल्स, कुछ कानून, कुछ नियम होते हैं, जिन कानूनों को आप फॉलो करते हैं, जिन रूल्स को आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और उसी प्रोसीजर को आप इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। तो ये सेगमेंट आपका 15 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट होगा और साथ ही साथ इसमें ग्रामर सेगमेंट भी इंक्लूडेड होगा। तो जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। एक्सप्लेनेशन जो होगी आपकी इस तरीके से होगी कि कैसे आप प्रैक्टिकल चीजों को आप डेली लाइफ से कोरिलेट करते हुए समझें। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे दूसरा सेगमेंट आ जाता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी 15 का होता है। तो इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशंस के बारे में, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे लर्निंग और एक्विजिशन में हम डिफरेंस समझेंगे। हम एक-एक कॉन्सेप्ट में को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आप समझ सकें, और ये सभी क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे और आपको कोरिलेट करवाएंगे कि आखिर ये किसके अंतर्गत आता है। अच्छे विचारक और साथ ही साथ लैंग्वेज से रिलेटेड कौन से देखा जाए जो सेक्शंस बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या इंप्लीमेंटेशन की गई है, कई बार उससे भी क्वेश्चंस बने हैं। तो बेहतर तरीके से हम समझेंगे और जानेंगे, तो इसको हम डिटेल में आपको समझा देंगे। भाषा से रिलेटेड जो इंग्लिश की जितनी भी चीजें होंगी, आज केवल हम इंट्रोड्यूस आपसे करवा रहे थे, इंट्रोडक्शन था, तो जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अप्रोच हम लोग डेवलप करेंगे। तो सिलेबस डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्लासेस जब आपकी मंगलवार से शुरू होंगी, ट्यूसडे से, तो उस दिन से हम पढ़ेंगे चीजों के बारे में डिटेल में, सारी चीजें कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। तो आपको कहीं ये फील नहीं होगा कि सर यहाँ पे रूल बताए जा रहे हैं, नहीं। वो क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनका अलग कैसे कोरिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, उसको कोरिलेट करते हुए चलेंगे। और भी क्या-क्या चीजें आपको व्यवहारिक तरीके में इंक्लूड करना होगा, वो सब सारी चीजें हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सीटेट में जिस तरीके की अप्रोच हो सकती है, आप चाहेंगे तो अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, 30 में 30 तक भी ला सकते हैं। कोई भी टफ नहीं होता, क्योंकि इसका कोई एक सिलेबस नहीं है। जैसे लैंग्वेज का तो एक सिलेबस होता है, लेकिन पेडागोजी एक तकनीक ही होती है, और उन्हीं तकनीकी को, उन्हीं टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है, जिनसे आप बढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, कई बार होता क्या है, जैसे अगर देखेंगे तो मिनिमम 8, 9, 10 तक भी
पैसेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको पता है क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे 10 में 10 गलत कर देंगे आप, 8 में 8 गलत कर देते हैं। उसकी वजह पता क्या है? आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। पैसेज रट करके नहीं, बल्कि पैसेज के सार को आप समझेंगे, पैसेज के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। हर वर्ड का, हर सेंटेंस में अलग-अलग यूजेस होते हैं और वो आप तभी समझ सकेंगे जब आप उस पैसेज को उसी अंदाज में समझे होंगे। तो सारी चीजों को हम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, सारी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है? हाँ। तो बिल्कुल सारी चीजें होंगी, उसमें सेक्शंस जो भी बने होंगे, उन सेक्शंस को भी डिफाइन करूंगा। जो भी रिपोर्ट्स होंगी लैंग्वेज से रिलेटेड, उन रिपोर्ट्स को भी आपको रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको रिलेट कर सकें। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। आपने सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझा होगा, किसी भी प्रकार से की समस्याएं नहीं आई होंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आज आपको मिल करके सभी टीचर्स से आपको प्लानिंग जान करके अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल ट्यूसडे से आप रेडी रहिएगा। टाइमिंग आपकी बताई दी गई है, किस तरीके से चीजें चलेंगी, सभी सारी चीजें ब्रीफ कर दी गई हैं। तो अब जम के हम लगेंगे और क्रैक करके दिखाएंगे और आने वाले भविष्य को उज्जवल करेंगे, अपना और साथ ही साथ भावी पीढ़ी की।